हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम 11th अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 10 और अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 ठीक। अकाउंटिंग इक्वेशन में कल हमने जो देखा था उसमें हमने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था और असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में कम से कम दो जगह तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं, लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर ये इक्वेशन है, अगर लिखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश तो इसका मतलब प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रखा है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो बिजनेस में कैश आएगा तो बिजनेस में कैश बढ़ जाना है। ठीक है, तो कैश बढ़ जाएगा तो कैश प्लस हो जाएगा। दूसरा, हम बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ जाएगी तो हमें कैपिटल में भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो बिजनेस में पैसा आएगा, हम ये जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे केवल बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन हमें इसमें करनी है, ओनर से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये हमें देखना, ओनर से मतलब हमें नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस में एक तो कैश आएगा क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो कैश भी आना, तो कैश प्लस हो जाएगा। दूसरा किस रूप में आ रही, कैपिटल के रूप में, तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर लिखा है गुड्स परचेज इन कैश, अगर हमने गुड्स को परचेज किया है कैश में, ठीक है, तो अगर हम मान लिया जाए हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 3 लाख रुपए से किया था, हमने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो हमारे पास कैश कितना होगा 3 लाख। अब इसमें से हमने क्या हुआ मान लो 50,000 का गुड्स परचेज कर लिया, हमारे पास 3 लाख रुपीज थे बिजनेस में, इसमें से 50,000 का हमने गुड्स परचेज कर लिया कैश में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम कैश में गुड्स परचेज करेंगे तो हमसे कैश कम होगा, यानी कि हमसे 50,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम होगा तो हमने क्या किया है, कैश में से माइनस किया, तो हम एक तो क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे। जहां पर भी लिखा होगा गुड्स परचेजिंग कैश, एक इफेक्ट तो ये होगा कि कैश में से माइनस हो गया। दूसरा, अब हमने गुड्स खरीद रखा है कितने का, 50,000 का, है ना, तो हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। हम जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे होंगे उस चीज अगर वो हमने खरीद रखा है, परचेज कर रखा है ना, हम किसी मान लीजिए हम क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं तो हमने 50,000 का अगर क्लोथ्स खरीदा तो एक तो कैश चले जाएगा हमारे पास से 50,000 और 50,000 के क्लोथ्स हमारे पास आ जाएंगे, तो यानी कि हमारा स्टॉक जो है क्लोथ्स का वो 50,000 से बढ़ जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉक में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? प्रत्येक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट कम से कम पढ़ने हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अगर लिखा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हमने जो गुड्स खरीद रखा है वो क्रेडिट में खरीद रखा है। ठीक है, अब ये लिखा हो सकता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, मोहन, ये नाम हो सकते हैं क्रेडिट की जगह। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम भी हो सकता है, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, यहाँ पर जो भी क्रेडिट जिससे हमने परचेज किया हुआ उसका नाम लिखा होगा। ठीक, तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में तो हमारे कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया ही नहीं है, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, कहाँ इफेक्ट पड़ेगा,
हमने पहले जो कैश में गुड्स परचेज किया था वो 50,000 का था, है ना। फिर हमने क्या किया, क्रेडिट में गुड्स परचेज कर दिया है मान लो 60,000 का। तो अब हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने का हो गया, 1,10,000। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एक तो स्टॉक में जोड़ दिया, एक तो हमें क्या करना है, स्टॉक में प्लस कर देना है, ठीक है। जहां पर भी गुड्स परचेज दिखा होगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि स्टॉक बढ़ेगा हमारे पास, तो एक तो हमें स्टॉक में प्लस कर देना है। दूसरा, अब हमने क्रेडिट में परचेज कर रखा है, ठीक है। किसमें खरीद रखा है, क्रेडिट में खरीद रखा है। तो क्रेडिट में खरीद रखा है तो इसका मतलब हमने अब पैसा देना है तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स में प्लस करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया। अगर हम कोई भी गुड्स उधार में क्रेडिट में, यानी कि अगर हम कोई भी गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं यानी कि उधार में परचेज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टॉक तो बढ़ना ही है क्योंकि हमारे पास गुड्स आएगा। दूसरा, हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे यानी कि अब हमने लोगों को पैसा देना है 50,000, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में कभी कभी रिटर्न की भी शर्तें होती हैं कि हमें अगर गुड्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा या गुड्स खराब हो जाएगा आते आते, तो उस कंडीशन में हम उस गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो जहां पर लिखा होगा, फोर्थ कंडीशन में आते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। मान लो जो 60,000 का गुड्स हमने परचेज किया था, इसमें से 10,000 का गुड्स हमारा बेकार हो गया, है ना। तो हम क्या, बेकार निकला तो हम उसको या हमारे अकॉर्डिंग नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक 1,10,000 का टोटल गुड्स है, इसमें से जो 10,000 का गुड्स हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रखा उसको हम वापस कर देंगे। तो हमारा गुड्स कितने का बचा, 1 लाख रुपीज का। इसका मतलब हमने क्या किया, एक तो स्टॉक में से माइनस कर दिया है, ठीक है। तो एक तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे। दूसरा, अब हमने जो गुड्स क्रेडिट में परचेज किया था वो 60,000 का गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया था। इसमें से ये कह रखा है कि जो 10,000 का गुड्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया था वो हमने वापस किया है। तो हमने क्रेडिटर को पे करना था 60,000, है ना। क्रेडिट में हमने गुड्स जो परचेज कर रखा था वो 60,000 का करना था। तो इसका मतलब हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना होगा, 60,000। अब जो हमें इसने गुड्स भेजा है सप्लायर ने, उसमें से 10,000 का गुड्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, उस 10,000 को वापस कर लें। तो अब हमें ये 10,000 तो क्रेडिटर को देना नहीं पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 50,000। तो इसका मतलब हमने क्या किया, जो हमारे क्रेडिटर थे उसमें से भी हमने 10,000 को माइनस कर दिया। तो दूसरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो हम क्रेडिटर से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ पर परचेज रिटर्न लिखा होगा, पर एक तो स्टॉक में से माइनस होगा, एक क्रेडिटर में से माइनस होगा। दो कंडीशन इसके। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, कंडीशन नंबर 5। अगर ट्रांजेक्शन में ये क्या रखा है, ट्रांजेक्शन नंबर 5 में गुड्स सोल्ड इन कैश। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम गुड्स परचेज भी करेंगे, गुड्स सोल्ड भी करेंगे, है ना। तो अगर हम गुड्स सोल्ड कर देंगे कैश में, ठीक है, क्या होगा, मान लो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था वो 3 लाख रुपीज से किया था, ये हमारे पास कैश था 3 लाख। उसके बाद हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया था कैश में, तो हमारे पास जो कैश बचा था वो 2,50,000, है ना। मान के चलते हैं कि हमारे पास 3 लाख रुपीज था बिजनेस स्टार्ट करते हुए, हमने 50,000 का गुड्स कैश में परचेज किया, तो अब हमारे पास कैश बचा 2,50,000। उसके बाद मान लो हमने 80,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया है कैश में। अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे कैश में तो हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। कैश मान लो हमने 80,000 का गुड्स कैश में सोल्ड किया है, तो हमारे पास जो कैश है वो कितना हो जाएगा, 3,30,000। तो इसका हमने क्या किया, कैश में ऐड कर दिया। तो पहली कंडीशन तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कैश में ऐड हो जाएगा, है ना। दूसरा, हमारे पास जो स्टॉक था, है ना, हमने पहले 50,000 का स्टॉक परचेज किया था कैश में, उसके बाद हमने 60,000 का गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में, उसमें से हमने ये हो गया हमारा टोटल 1,10,000। इसमें से हमने क्या किया था, 10,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया था मान लो, तो हमारे पास कितने का गुड्स बचा था, 1 लाख रुपीज, है ना।
अब इसमें से हमने 80,000 का गुड्स सोल्ड कर दिया है, 80,000 का गुड्स हमने सोल्ड कर दिया, तो हमारे पास स्टॉक अब कितने का बचा है 20,000 का। यानी कि जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये गुड्स हमने बेच दिया है। तो दूसरा जो इसका ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा वो किसमें पड़ेगा, स्टॉक में। स्टॉक में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जहां पर भी गुड्स सोल्ड इन कैश लिखा होगा तो हमारे पास कैश बढ़ेगा, कैश में प्लस करना पड़ेगा, स्टॉक कम हो जाएगा तो स्टॉक में से माइनस करना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आते हैं 6। अगर लिखा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर हम बिजनेस करेंगे तो कैश में भी सोल्ड करेंगे, क्रेडिट में भी सोल्ड करेंगे, है ना, कैश में भी परचेज करेंगे, क्रेडिट में भी परचेज करेंगे। अब अगर हमने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट यानी गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू श्याम, जो भी यहाँ पर नाम दिया होगा, अगर हमने क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है तो हम क्रेडिट में सोल्ड करेंगे तो हमारे पास कैश तो आएगा नहीं, है ना, हमने उधार बेचा है तो पैसा आने का तो मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन गुड्स सोल्ड कर रखा है तो स्टॉक तो कम होगा, तो हमें एक तो क्या करना पड़ेगा, जो हमने स्टॉक लिखा है स्टॉक में से तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। जैसे हमने गुड्स सोल्ड इन कैश में स्टॉक में से माइनस कर रखा था, ऐसे ही गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट भी करेंगे तब भी हमारे पास स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक में से तो माइनस करना ही करना है। दूसरा, हमारे पास कैश तो आ नहीं रहा, लेकिन हमने क्रेडिट में बेच दिया है तो हमारे पास पैसा आएगा किससे, कस्टमर से। कस्टमर जिसने हमें पैसा देना है उसको हम बोलते हैं डेटर। तो हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। आज तक हमारा कोई डेटर नहीं था, तो इस कंडीशन में अगर हमने 20,000 का गुड्स अगर हमने क्रेडिट में सेल कर दिया है तो एक तो हमारा 20,000 का स्टॉक कम हो जाएगा भाई, दूसरा हमारे जो डेटर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे कितने से, 20,000। तो दूसरा हमने क्या किया, इसको डेटर में ऐड कर दिया, डेटर्स में हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, जहां पर भी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखा होगा या गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू मोहन, जो भी नाम लिखा होगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक तो हमें डेटर में ऐड करना है, डेटर आपको पता है कि असेट से होती है, दूसरा स्टॉक में से माइनस करना है, ये भी आपको पता है कि स्टॉक भी असेट से होती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो हो सकता है कि केवल असेट्स में पड़े, या असेट्स और लायबिलिटी में पड़े, या असेट्स और कैपिटल में पड़े, हमें करने तो हमें पता लग रहा है कि कहां का इफेक्ट हो रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन का। ठीक है, अब अगर हमने गुड्स सोल्ड किया है कस्टमर को क्रेडिट बेस पे, तो ये भी शर्त हो सकती है कि अगर कोई गुड्स बेकार हो जाएगा तो आप वापस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये कस्टमर हमें वापस करेगा गुड्स, तो जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, हो सकता है गुड्स रिटर्न बाय राम, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, जो भी होगा, है ना, मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अगर हम करें, ये करेगा हमें, ठीक है, तो एक तो क्या होगा, जो हमारा गुड्स हमने सोल्ड किया था वो हमारे पास वापस आ जाएगा, तो वापस आएगा तो हमारा स्टॉक फिर से बढ़ जाएगा। तो हम एक तो क्या करें, स्टॉक में प्लस कर देंगे, है ना, समझ पाया। क्योंकि हम शुरू से मान लो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्टिंग में 50,000 का गुड्स कैश में परचेज किया था, 60,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया था, तो हमारे पास टोटल गुड्स हो गया था 1,10,000 का। इसके बाद मैंने कहा था इसमें से हमने 10,000 के गुड्स को हमने वापस कर दिया था, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, तो हमारे पास गुड्स बचा था 1 लाख रुपीज का, है ना। इसमें से मैंने आपको बताया था कि 80,000 का गुड्स हमने सोल्ड कर दिया है कैश में, तो 80,000 हमारे पास फिर से स्टॉक कम हो जाएगा, तो हमारे पास स्टॉक बचा था 20,000 का। अब मैंने यहाँ पर बोला कि हमने डेटर को गुड्स बेच दिया है 20,000 का, है ना, तो 20,000 का स्टॉक फिर से कम हो गया, तो हमारे पास स्टॉक बचा कितने का, 0, है ना। स्टॉक हमारे पास कितना है अभी, 0। अब जिसको हमने 20,000 का गुड्स बेचा था, मान लो 2,000 का गुड्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो उसको तो क्या करेगा, 2,000 का गुड्स हमें वापस कर देगा, तो ये हमारे पास वापस आएगा, तो हमारा स्टॉक कितने से हो जाएगा, पहले 0 था, कितना हो गया, 2,000, यानी कि स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक तो हमने क्या कर दिया, स्टॉक में प्लस कर दिया। दूसरा, जो डेटर था जिसने हमें 20,000 देने थे, अब उसने अगर हमें 2,000 का गुड्स ही वापस कर दिया तो हमें कितना देगा वो, 18,000। तो इसका मतलब हमने क्या किया, डेटर में से भी 2,000 को माइनस कर दिया। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, जो डेटर है उसमें से भी हमें माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है, तो जहां पर भी सेल्स रिटर्न लिखा होगा हम एक तो स्टॉक में प्लस करेंगे, ठीक, और दूसरा डेटर में से भी माइनस करेंगे। स्टॉक में प्लस करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे। ये हो गया सेल्स रिटर्न वाली कंडीशन, ठीक है। अगर हमने 8th कंडीशन आती है, मान लो हमारा एक रोज का बिजनेस है, ठीक है, हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होगी, ठीक है। अगर हमने क्या कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, ठीक है। अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे इस कंडीशन में तो क्या होगा, अब इसमें ये तो नहीं दे रखा कि किससे खरीद रखा, तो इसका मतलब हमने ये कैश में खरीदा होगा, ठीक है। कैश में खरीदा होगा फर्नीचर, तो एक तो जो हमारे पास कैश है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीद लिया तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो सॉरी कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो हमें कैश में से माइनस करना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट्स है, तो दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्नीचर हमने बिजनेस के लिए खरीदा। अगर यही कंडीशन 9th कंडीशन में आपके सामने लिख रहा हूं, अगर लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज, ठीक है, या हम इसको पर्सनल यूज भी लिख सकते हैं, है ना, प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमने गुड्स जो फर्नीचर खरीद रखा है वो अपने प्राइवेट यूज के लिए खरीद रखा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे तो एक तो बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा हमने खर्च कर रखा है ये प्राइवेट यूज के लिए कर रखा है। दूसरा, जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी, हमने 3 लाख की कैपिटल लगा रखी थी, इसमें से 20,000 अगर का फर्नीचर हमने पर्सनल यूज के लिए खरीद लिया, तो बिजनेस में 3 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, कितने का रहा, 2,80,000 का, क्योंकि हमने 3 लाख इंट्रोड्यूस कर रखे, 3 लाख इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद 20,000 का फर्नीचर खरीदने के लिए हमने पैसा निकाल लिया है वहां से, है ना, बिजनेस से। तो अब हमारे पास जो बिजनेस में पैसा रहेगा वो कितना रहेगा, 2,80,000। तो इसका मतलब हमने क्या किया, कैपिटल में से भी माइनस कर दिया, ठीक है। या अगर इसकी जगह ये लिखा हो कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जितना पैसा बिजनेस में हमने लगा रखा था वो कम हो गया, कैश में से माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, जितना पैसा हमने बिजनेस में कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया था वो भी कम हो जाएगा, तो कैपिटल से भी माइनस होगा, ठीक है। सेम कंडीशन है। ये फर्नीचर परचेज वाली कंडीशन है, ये कैश विड्रॉ वाली है। अगर 11th कंडीशन में आते हैं, अगर लिखा है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, जहां पर भी पर्सनल यूज है ये तो कैपिटल में से माइनस होगा ही होगा, लेकिन यहां पर हमने कैश नहीं निकाल रखा, यहां पर हमने गुड्स निकाल रखा, तो गुड्स निकालेंगे तो एक तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, जितने का स्टॉक बिजनेस में है वो कम हो जाएगा। दूसरा, कैपिटल भी कम हो जाएगी। पर्सनल यूज में कैपिटल तो माइनस होनी है, ठीक है। अगर हमने कैश विड्रॉ कर रखा है या फर्नीचर परचेज कर रखा है या फैन परचेज कर रखा है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश माइनस होगा। अगर हमने गुड्स निकाल रखा है पर्सनल यूज के लिए तो स्टॉक में से माइनस होगा, ठीक है। यहां तक हो गया है, ठीक, ये देख लो। उसके बाद इसको मैं रख करके नेक्स्ट इक्वेशन बताऊंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं। अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में,
तो हमें उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा बाद में। तो अगर ये लिखा है पेमेंट टू क्रिएटर्स, जो क्रिएटर्स हैं उनको हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो मान लो आज की डेट में हमारे जो क्रिएटर है वो 60,000 थे। अब अगर हम इन्हें पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, एक तो हमारे पास जो कैश था वो 60,000 से कम हो जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। दूसरा, हमारे जो क्रिएटर थे 60,000, अगर हम इनको पे कर देंगे 60,000 तो हमारे क्रिएटर कितने के रहे तो दूसरा हमने क्या किया, जो हमारे क्रिएटर थे उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। एक तो कैश में से माइनस, दूसरा क्रिएटर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब अगर जिनको हमने गुड्स सोल्ड कर रखा है क्रेडिट में तो वो भी हमें पैसा देंगे, है ना। ये लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है। ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम श्याम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है तो हमारा कैश बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश में प्लस करना पड़ेगा, है ना। दूसरा, मान लो हमारे डेटर हैं 80,000 के, मतलब जिन्होंने हमें पैसा देना है वो 80,000 देना है कस्टमर ने। अब ये कस्टमर अगर हमें पैसा दे देगा, यानी कि डेटर हमें पैसा दे देता है 80,000, तो अब हमारे डेटर कितने के बचे, 0, यानी कि हमने क्या किया, डेटर में से माइनस कर दिया। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, डेटर में से भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कैश में प्लस डेटर में माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है अगर हमने, ठीक है, अगर हमने कोई भी एक्सपेंसेस पेड कर रखा है, मान लो हमने एक्सपेंसेस पेड की बात हो रही है, तो अगर मान लो हमने रेंट पेड कर रखा है, ठीक है, अगर हमने क्या पेड कर रखा है, रेंट पेड कर रखा है, ठीक। तो अगर हम रेंट पेड करेंगे तो क्या होगा, एक तो कैश कम हो जाएगी हमारे पास, जितना हमारे पास कैश था वो कम हो जाएगा। दूसरा, हम रेंट पे करेंगे तो जितनी कैपिटल थी वो भी कम हो जाएगी, कैपिटल भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है तो एक तो कैश कम होगा, एक जितना पैसा हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रखा है वो भी कम होगा, तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, है ना। अगर ये पेड वाली कंडीशन है, अगर मैं ये कहूं कि हमें कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड या कोई भी इनकम रिसीव्ड अगर हमें हो रही है, ये हमने एक्सपेंसेस पेड किए थे, ये रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, कुछ भी हो सकता है, जहां पर भी पेड लिखा होगा उस कंडीशन में कैश में से और कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, कुछ भी रिसीव्ड होगा तो उस कंडीशन में रिसीव्ड होने का मतलब हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, एक तो कैश में प्लस कर देंगे, दूसरी हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी और हम कैपिटल में भी प्लस कर देंगे, ठीक है। कोई भी इनकम अगर हमें रिसीव्ड हो रखी है तो हमें क्या करना है, कैश में भी प्लस करना है और कैपिटल में भी प्लस करना है। अब मान लो जो हमने फर्नीचर खरीद रखा था, ठीक है, जो हमने फर्नीचर खरीदा था उस पर अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, ठीक है, उस पर हम क्या चार्ज कर देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, जो फर्नीचर था उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। मान लीजिए हमारे पास जो फर्नीचर था वो 10,000 का था, इस 10,000 में हमने 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा लिया, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू 1,000 रुपए से कम हो गई। तो अब फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो उसका मतलब एक तो अब फर्नीचर कितने का बचा, 9,000 का। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर हमने क्या किया, एक तो फर्नीचर में से माइनस कर लिया, तो जो भी हमारे पास असेट्स में फर्नीचर था
उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा, हमने बिजनेस में 10,000 का फर्नीचर इंक्लूड किया था, तो हमारे कैपिटल में से भी क्या होगा, कैपिटल भी बड़ी होगी तो उस कंडीशन में। अब अगर हम फर्नीचर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो असेट्स में से माइनस करना है, दूसरा कैपिटल में से माइनस। जो भी डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन आएगी, एक तो रिलेटिव एसेट्स में से हमें माइनस कर देना है, ठीक है, और दूसरा कैपिटल में से माइनस करना है। ठीक है, अब ये तो क्या, असेट्स खरीदना, ये सब कुछ मैंने आपको, गुड्स परचेज करना, गुड्स सोल्ड करना, गुड्स क्रेडिट में कैसे सोल्ड करेंगे, कैश में कैसे सोल्ड करेंगे, क्रेडिट में कैसे सोल्ड करेंगे, परचेज कैश और क्रेडिट दोनों कंडीशन हो गई है। एक्सपेंसेस पेड का हो गया है ना, रेंट पेड का हो गया, एक्सपेंसेस पेड हो गया, इनकम रिसीव्ड हो गया, डेप्रिसिएशन का मैंने बता दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, अगर लिखा हो आउटस्टैंडिंग रेंट या कुछ भी हम लेके चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस है जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए हमने एक लायबिलिटी साइड में कॉलम बनाया था। अगर मान लो हमने फाइनेंशियल ईयर के एंड में 2000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी देना हमने बाकी, तो एक तो क्या होगा, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इस कंडीशन में। और दूसरा हमें क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है, क्योंकि ये देना है हमें। ठीक है, तो एक तो आउटस्टैंडिंग में प्लस करना है, दूसरा कैपिटल में से माइनस करना है। ये जो भी आउटस्टैंडिंग वाले केसेस होंगे उसमें सेम कंडीशन ये लगी, चाहे आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हो, आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हो, तो वहां पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे, उसमें प्लस करेंगे और दूसरा कैपिटल से माइनस कर देंगे। अब अगर कंडीशन आती है प्रीपेड वाली, मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस ही लिखता हूं इसको मैं भी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए, मैंने कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो एक्सपेंस हमने पहले से पेमेंट कर रखे हैं। और ये मैंने प्रीपेड का कॉलम असेट साइड में बताया था आपको कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होती है वो असेट्स होती है। तो प्रीपेड, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम हम असेट साइड में बनाएंगे, उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। दूसरा, हमने एक्सपेंसेस पेड कर दिए एडवांस में, तो हमसे कैश कम हो जाएगा, तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, कैश में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमने लोन ले रखा है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, या हमने किसी पर्सन से लोन लिया, या लोन ले रखा, कुल मिला के हमने चाहे पर्सन से, किसी व्यक्ति से ले रखा हो या बैंक से ले रखा हो, है ना। अगर हमने लोन ले रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लोन लेंगे तो एक तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, हमारे पास पैसा आएगा कैश, और अगर हमारे पास बैंक बैलेंस है तो कैश या बैंक जो भी हमारे पास होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमने कैश का कॉलम बना रखा तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक का कॉलम बना रखा तो बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी साइड में आती है, तो एक दूसरा क्या होगा हमारा इफेक्ट, जो बैंक लोन है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास बैंक में ये लोन लेने से पहले 2 लाख रुपए था। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए का बैंक लोन और ले लिया, तो अब हमारे बैंक में कितना पैसा हो गया, 3 लाख। एक तो क्या होगा, हमने क्या किया, इसको जो हमारे पास बैंक में पैसा था उसमें ऐड कर दिया, तो इसलिए मैंने कैश और बैंक में जोड़ दिया है ना, या तो कैश में जोड़ेंगे या बैंक में जोड़ेंगे। ठीक है, और कैश होगा तो कैश में जोड़ेंगे, अगर बैंक में बैलेंस है तो बैंक में जोड़ेंगे अगर हम। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, हमने बैंक से लोन कितने का ले रखा है, 1 लाख रुपए का, तो जो हमारी लायबिलिटी होगी बैंक साइड, हमने लायबिलिटी साइड में बैंक लोन लिखा होगा वो कितना हो गया, 1 लाख, यानी कि हमने क्या किया, 1 लाख रुपए का बैंक लोन भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया बैंक लोन वाली कंडीशन। ठीक, लगभग कुछ कंडीशन हमारी हो गई है।
ठीक है, कुछ कंडीशनें रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।